और चलिए अब आपको मार्केट का अपडेट देते हैं। और आज भी गिरावट के साथ शुरू हुआ बाजार। बीएसई 250 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ खुला निफ्टी की अगर आपको जानकारी दे तो निफ्टी में भी 85 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल बाजार में अभी तेजी दिख रही है, लेकिन आप सोचिए कि जब इस मार्केट की शुरुआत हुई तो आज भी गिरावट के साथ ही बाजार खुला। ग्लोबल मंदी का असर बाजार पर देखने को मिल रहा है। तो कैसा रहेगा आज बाजार, आपको बता रहे हैं। बीएसई में जो गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है, आज भी गिरावट के साथ शेयर बाजार शुरू हुआ। निफ्टी सेंसेक्स में भी लगातार गिरावट देखने को मिली है। हालांकि कल भी कुछ ऐसा ही हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का हाल था। रिसेशन का कहा जा रहा है ये दौर है, लेकिन आर्थिक संकट के साथ साथ जो ग्लोबल मंदी छाई हुई है उससे काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं शेयर बाजार। बिल्कुल आपने सही कहा करिश्मा। और देखिए, क्योंकि आज भी जब मार्केट की शुरुआत हुई, यानी कि शेयर बाजार की अगर आपको जानकारी दे तो इन्वेस्टर्स की नज़र रहती है, और इसीलिए आज भी क्योंकि धड़ाम से इसकी शुरुआत हुई। लेकिन अब देखना ये होगा कि दिन भर में कैसा रहता है असर। अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी भी हमारे साथ जुड़े, उनसे जान लेते हैं कि आज दिन भर में क्या हो सकता है और कैसे इन्वेस्टर्स को कौन कौन सी जगहों पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी इन्वेस्ट करके कहाँ पर उनको फायदा मिल सकता है। आकाश जिंदल जी, अभी की अगर जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि कैसे यहाँ पर गिरावट के साथ मार्केट खुला है, लेकिन दिन भर में आज क्या नजर आ सकता है? देखिए, मार्केट की बात करें, मार्केट अभी अप है। अब मेनली जो है मार्केट वो डिपेंड करता है अमेरिका यानी यूएस के इन्फ्लेशन डेटा पे। तो सभी लोग जो हैं एज एन इकोनॉमिस्ट मैं कहूँगा वो सांस थाम कर वेट कर रहे हैं यूएस के इन्फ्लेशन डेटा की। अगर यूएस का इन्फ्लेशन डेटा ज़्यादा आता है तो यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं, और यूएस क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसका इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में पड़ सकता है। तो फिलहाल जो है मार्केट इस चीज़ का वेट कर रही है कि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा किस तरीके से आता है, किस तरीके से प्ले आउट होता है, और किस तरीके से वहाँ का फेड जो वहाँ सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई के इक्विवेलेंट है वो उस पर रिस्पॉन्ड करता है। क्योंकि अगर यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो पूरी दुनिया के लिए, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए दिक्कतें हो सकती हैं, हमारे लिए भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस वजह से जो है यूएस के इन्फ्लेशन को वेट की जा रही है। हिंदुस्तान का रिटेल इन्फ्लेशन जो है ऑलरेडी डेटा आ चुका है 6.52%। दर्शकों को बता दूं ये मेरी ही प्रेडिक्शन थी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in की, आपके चैनल और तमाम चैनल्स पे वो प्रेडिक्शन सही साबित हुई है। तो हिंदुस्तान में भी रिटेल इन्फ्लेशन आरबीआई के कंफर्ट लेवल से बाहर आ चुकी है। ठीक है आरबीआई का कंफर्ट लेवल है। जानकारी ये चाहेंगे कि जैसा कि आप यूएस के इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं कि उस पर भी डिपेंड करता है, ग्लोबल मंदी का भी ये दौर है, ऐसे में इन्वेस्टर्स को आखिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसके तहत वो इन्वेस्ट करें? और आज कह रहे हैं आप कि थोड़ा मार्केट अप तो हुआ है, लेकिन वो ग्लोबल मंदी का असर साफ तौर से आगे आने वाले समय पर भी देखने को मिलेगा। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखना चाहिए मेरे हिसाब से कि इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए एक ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी है। हिंदुस्तान के बारे में 2027 में ग्लोबल एजेंसीज ये कह रही हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम दुनिया की बनेंगे, और 2035 में कहा जा रहा है कि हम 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बन जाएंगे। मैं स्पेसिफिक शेयर्स की बात तो करता नहीं हूँ, लेकिन इन जनरल हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बहुत दम है, और ये आकाश जिंदल या आकाश ग्लोबल एजेंसीज कह रही है। दर्शकों को फर्दर अपडेट दे दूँ, ऑलरेडी इंडिया थर्ड बिगेस्ट मार्केट ऑटोमोबाइल्स की बन चुका है। जापान, जर्मनी, इंग्लैंड सबसे भी। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी, चाहे दुनिया में मंदी है बट हिंदुस्तान की इकोनॉमी। ठीक है आकाश जी, और ऐसे में इन्वेस्टर्स को निराश होने की जरूरत भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।